देख लो, देखो इसमें एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है ना, एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स। ठीक है ना, एक्स पर बेटा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इस पे आप ले लो नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, इज रिपेल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट बाई। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एक्स को बेटा बाई क्या करता है, रिपेल करता है। अब आप ये बताओ रिपल्सन कब होगा, रिपेल कब करेगा, जब दोनों पर लाइक चार्ज होगा। ठीक है ना, तो बाई पर भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू बाई। ठीक है, अब जेड क्या करता है, जेड बाई को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो जेड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर जेड। ठीक है ना, तो जेड के लिए क्या मोस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप ये देखो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये न्यूट्रल है, अगर बेटा ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी, आपको ये बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट रखते हो तो इस पर एक कोवेलेंट अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो जेड है या तो ये न्यूट्रल होगा या फिर एक ऐसा होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा सी। ठीक है, पूरा इतना क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बेटा ये है कि थोड़ा शॉर्ट में हम इसको बताते आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास 3 स्फीयर हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्फीयर हमारे पास में है और तीनों पर चार्ज है +3e, +3e, +5e और -3e। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं बेटा, कांटेक्ट में लाते हैं, तो आपको मालूम है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अगर इन सबको कांटेक्ट में रखेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, +3 -3 कैंसिल हो गया, टोटल बचेगा 5e। ठीक है ना, इसके बाद इनका होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है, जितना अधिक कैपेसिटी होगी उतना अधिक चार्ज जाएगा। ठीक है, बड़ा स्फीयर है तो बड़ा चार्ज लेके जाएगा, छोटा स्फीयर है तो छोटा चार्ज लेके जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी बेटा टोटल चार्ज वही रहेगा बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो आप सारे ऑप्शन से चेक कर सकते हो जिसमें भी टोटल चार्ज 5e आ रहा होगा वह ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले में बेटा +5 +5 -4। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6e। सेकंड वाला देखते हैं, 6e, 6e -7e, इनका टोटल करो, 6 + 6 हो गया 12, -7 कितना बचेगा 5। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 5 का 5 आएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन में भी ऐसा हो रहा है लेकिन यहाँ पे लिखे हैं 3.5e। ठीक है ना, और आपको मालूम है बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को आप इस तरह से पॉइंट में नहीं ले सकते। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया और फोर्थ में भी इनका सम 5 ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सेकंड का सही ऑप्शन हो गया बी। चलो थर्ड देखो, एन ऑब्जेक्ट है चार्ज 1 कूलम एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितना चार्ज है, 1 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका पहले से कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज इस पर पहले से है एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं 5 × 10⁻18। ठीक है ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब कौन सा चार्ज दे रहे हैं इसको, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम। ठीक है, तो आप ये देखो पहले से प्लस चार्ज था, आपने माइनस कुछ दे दिया। ठीक है ना, तो पहले हम ये देखते हैं आपने क्या दिया, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा।
तो हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, ठीक है ना। N की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻18, ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है। यहां तक आसान आ रही है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1, इसको आप ले सकते हो 0.8 कूलम, ठीक है ना। 0.8 कूलम चार्ज आपने बॉडी को दे दिया, पहले से कितना था 1, और ये कैसा होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, इलेक्ट्रॉन देना यानी माइनस चार्ज देना, ठीक है ना। पहले था 1, अब आपने दे दिया -0.8, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 0.2 कूलम, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा 0.2, ठीक है, प्लस 0.2, ऑप्शन डी, ठीक है। थर्ड का सही ऑप्शन होगा डी, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। फोर्थ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये दिया है सिग्मा ई इक्वल टू 0, और सेकंड लॉ हमें मालूम है सिग्मा भी इक्वल टू, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा भी इक्वल टू 0, और इन्होंने दिया है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो हमें मालूम है फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लास में कई बार डिस्कस हुआ, हो जाएगा इतना। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, एक बल्ब है, वोल्टेज कितना दिया 220 वोल्ट, वाट कितना दिया है 100 वाट, ठीक है। व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमें इसमें वोल्टेज दिया है, पावर दी है, P इक्वल टू क्या होगा V² बाई आर, ठीक है ना। P इक्वल टू होगा V² अपॉन आर। हमें फाइंड क्या करना है, अगर ये 110 इसको वोल्ट दे दें 220 वोल्ट की जगह, तो वोल्टेज कितना कर रहा है हाफ, ठीक है ना। वोल्टेज हाफ करोगे तो पावर कितना हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू होगा V², ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज को करोगे हाफ तो पावर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो किसके जैसा बिहेव करेगा ये 25 वाट, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका ए, 5 का हो जाएगा ए, ठीक है। P प्रोपोर्शनल टू V², वोल्टेज को आधा करोगे पावर हो जाएगी 1/4, ठीक है। हो रहा है बेटा क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, which of the following has negative temperature coefficient of resistivity, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू किसमें नेगेटिव होती है, तो ये हमें मालूम है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर का क्या होता है बेटा हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बेटा। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। और मेटल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे गिवन है 2 वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाइज वन स्ट्रेटली अबव द अदर, ठीक है ना। देखो दो आपको वायर दिए हैं, एक वायर कुछ इस तरह से गिवन है और दूसरा वायर कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। फर्स्ट वायर में करंट फ्लो हो रही है I1 इस डायरेक्शन में, और सेकंड वायर में करंट कहां फ्लो हो रही है I2 ये ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। कौन से रीजन में वर्टिकली अपवर्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम देखते हैं सारे क्वाड्रेंट को चेक करते हैं किसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, थंब को आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में,
फिंगर्स को वहां रखना जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिंगर्स को कर्ल करो, कहां जा रही, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। और इसके कहा अपवर्ड, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के अपोज कर रहे होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और अपवर्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ऐड करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखते हैं, अपवर्ड और इसके कारण डाउनवर्ड, ठीक है ना, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे चेक करते हैं, फर्स्ट डाउनवर्ड सेकंड भी डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रांगली डाउनवर्ड होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रांगली अपवर्ड होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों के कारण आ रहा है डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, बी, ठीक है ना, सेवेंथ का होगा बी। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 8, two parallel conductors carrying current 4 ampere and 10 ampere are placed 2.5 centimeter apart in vacuum, ठीक है ना। दो पैरेलल कंडक्टर हैं, इसमें करंट कितनी कितनी फ्लो हो रही है, 4 और 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, ठीक है ना। 4 एम्पियर है 10 एम्पियर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज, ठीक है ना। इन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो सीधा सीधा बेटा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ है इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू I1 I2 ओवर R, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर -7 टू I1 की वैल्यू क्या होगी 4, I2 की वैल्यू होगी 10 ओवर R, 2.5 इंटू आर मीटर सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू -2, ठीक है। क्लियर है इसका? एक, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो -7 -2, ये बचेगा -5, -5, ठीक है। 2.5 है, ये हो जाएगा 100, 25 से 100 ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। 4 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 10 टू दी पावर -5, 32 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। लेकिन यहाँ पे बेटा ऑप्शन दिए हैं तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -4, ऑप्शन डी, ठीक है। एट्थ का हो जाएगा डी। पूरा क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है ना। एमीटर से बेटा हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट, ठीक है ना। एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज, ठीक है ना। एमीटर से मेजर करते हैं करंट, इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ठीक है। वोल्टमीटर के बारे में हमें क्या मालूम है, वोल्टमीटर से मेजर करते हैं वोल्टेज, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर ए, ठीक है ना। एमीटर को बेटा हम वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हम इसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या कनेक्ट करना होगा, ये हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है ना। ये हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो कुल मिला के रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एमीटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था, कई लोग एमीटर देख के ही लगा देते हैं, शंट का याद आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर है एमीटर को हम वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो इसके साथ हमें एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा इन सीरीज,
ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज V1। ठीक है ना, एक हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ठीक है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और इसके सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है V1। ठीक है, इसकी रेडियस है बेटा R। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। V1 इक्वल टू फार्मूला क्या बताए थे आपको, म्यू नॉट Ni/2a। ये हम लोग रेडियस लेते थे, यहां पर R है तो रेडियस को ले लेते हैं R। ठीक है, तो म्यू नॉट Ni/2r। ठीक है, सेकंड इसमें देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप इज V2। ठीक है, अब इसकी एक्सिस पे फाइंड करना है। ठीक है, ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, कॉइल वही है और एक्सिस पर सेंटर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, 2 पाई a स्क्वायर, ए का मतलब है r। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर एन आई ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब सेंटर से एक्सिस की डिस्टेंस, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी r है, सॉरी यहां पर रेडियस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब दोनों को हमें डिवाइड करना है, दोनों का रेशो चाहिए हमें। ठीक है ना, B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना होगा, B1 ओवर B2 इक्वल टू, देखो म्यू नॉट एन, इसको लिख लिया, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगा बेटा, 2r स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट 2 पाई r स्क्वायर एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखा, 2r का स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है ना, इसको फिर से एक बार थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो B1 ओवर B2 इक्वल टू, ठीक है, B1 ओवर B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप लिखे दे रहे हैं, B1 ओवर B2 इक्वल टू, देखो यहां से क्या बचा था, ये नीचे बचेगा सिर्फ R। ठीक है ना, और तो कुछ यहां बचा नहीं है, साथ में बचेगा एक R स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, देखो 2r का स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 2r का स्क्वायर इंटू 2r के स्क्वायर की पावर 1/2। अब ठीक है बेटा, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप ये देखो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हो √2 और r का स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा, r। ठीक है ना, इसमें से क्या बाहर आएगा, r अपॉन क्या होगा, एक r। ठीक है ना, r से r भी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2√2, ऑप्शन ए। ठीक है, 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है इतना, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को मालूम हो तो आपसे बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ये देखो इसमें द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्म इज 108 मिली हेनरी, ठीक है ना। एक बेटा सोलेनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं 600। जब 600 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है 108 मिली हेनरी, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग 500 टर्न्स with the same length, the same radius and the same medium will be, ठीक है। तो इसमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे L1 ओवर L2 इक्वल टू N1 स्क्वायर ओवर N2 स्क्वायर। L1 की वैल्यू हमें गिवन है 108 मिली हेनरी, L2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर, N1 मीन्स 600 और N2 कितना दिया, N2 दिया बेटा 500, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा 108 अपॉन L2 इक्वल टू 36 ओवर 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आप ये देखो 36 3 जा 108 और 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो L2 इक्वल टू हो जाएगा 75 मिली हेनरी, ठीक है। ऑप्शन डी 11th का हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द RMS करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज AC सोर्स इज 15 एम्पियर, ठीक है ना। RMS की वैल्यू कितनी दी है बेटा 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। देखो एसी करंट की बात हो रही है, ठीक है ना। आरएमएस करंट जितनी होगी तो मैक्सिमम करंट क्या होगी आरएमएस इंटू रूट टू, तो ये हो जाएगा 15 इंटू रूट टू, ये होगी इसकी पीक करंट या मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। अब आप ये देखो बेटा एसी का वेवफॉर्म कैसे बनती है, कुछ इस तरह से, ये करंट टाइम का ग्राफ होगा, यहां से लेके यहां तक कहलाएगी वन कंप्लीट साइकिल, ये कहलाएगा टाइम पीरियड टी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड कितना होगा 1/50 सेकेंड, ठीक है ना, ये कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। अब आप इसमें ये देखें 1/50 टाइम में ये यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां तक कितने में पहुंचेगा 1/100 सेकेंड, लेकिन हमें तो बेटा फाइंड करना है कितने टाइम में 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड, ठीक है ना। और अगर हम डिग्री में लेते हैं तो ये क्या होता है 0, पाई, 2 पाई या 360 डिग्री। आप लोगों को कई बार बताए थे 360 डिग्री मीन्स टी, ठीक है ना, 360 डिग्री मीन्स टी, टी की वैल्यू कितनी है 1/50, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कितना कहलाएगा 1/50 अपॉन 360, और आपको कितने का फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे टाइम के टर्म में दिया है तो हम लोग थोड़ा अपोजिट लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/50 सेकेंड मीन्स 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड क्या कहलाएगा 360 ओवर 1/50, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो, और हमें कितने टाइम के लिए फाइंड करना है 1/600 सेकेंड, तो 360 इंटू 50 ओवर 600, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है 12 आ जाएगा,
और ये होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। इसमें कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें ये फाइंड करना है कि 30 डिग्री के बाद क्या होगा। तो हमें मालूम है 90 डिग्री पर करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम, ये कहलाएगी आई नॉट। 30 डिग्री पर करंट क्या होगी, जो साइन ग्राफ होता है साइन की वैल्यू 30 पर होती है, मैक्सिमम का हाफ, ठीक है ना। तो आई नॉट ओवर 2, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 15√2, तो आई इक्वल टू क्या कहलाएगा 15√2 ओवर 2, तो 15/√2, ठीक है। इसका आंसर होगा 15/√2, ऑप्शन ए, ठीक है। 12 का होगा ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा? यस ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इन ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज π/2। करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ सर्किट। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट सर्किट में नहीं हो सकता है बेटा। जब सी अकेला होता है तो करंट लीड करती है π/2 से, ठीक है ना। सी होता है तो π/2 से लीड करती है करंट, ठीक है। एल होता है तो π/2 से करंट लैग करती है, ठीक है। एल आर होगा तो π/2 नहीं होगा, ठीक है ना। एल आर मिल जाएगा इसके साथ तो π/2 नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। फोर्थ में भी एल और सी है, तो एल और सी अकेला हो या एल, ठीक है, एल अकेला हो या सी अकेला हो या दोनों साथ में हो, यह हमेशा कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। 14 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट, ठीक है ना। ये देखो V आपको गिवन है, V इक्वल टू 3x², ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102 पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार अपन डिस्कस हो चुके हैं क्लास में। E इक्वल टू होता है -dV/dx, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 6x, x की वैल्यू आपको रख देनी है 1, तो आ जाएगा -6। इसका मतलब है वैल्यू होगी 6 और डायरेक्शन कहलाएगी -x एक्सिस, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। 14 का आंसर होगा ए। चलो इसके बाद देखो 15, इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम सही होगा, ठीक है ना। तो आप बेटा इसमें ये देखें, यहां पर जो हमें प्लेट दिखाई जा रही है, ठीक है ना, ऊपर वाली प्लेट है प्लस, नीचे वाली प्लेट गिवन है माइनस, ठीक है। ऊपर वाली प्लस प्लेट है, नीचे वाली माइनस प्लेट है, और बीच में क्या रखा है न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। तो बेटा इंडक्शन का इफेक्ट के कारण क्या होगा, इस साइड इस पे जनरेट हो जाएगा माइनस और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे निकलेंगी, प्लस से निकल के माइनस पे जाएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ से प्लस से निकल के फिर माइनस पे जाएंगी, ठीक है ना, और ये तो इसमें ऐसे निकल ही रही होंगी, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो सही ऑप्शन क्या होगा डी, ठीक है बेटा। देखो ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, ठीक है। एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट किया 200 वोल्ट की बैटरी से। If its capacitance is changed from 2 माइक्रोफेरेड to x माइक्रोफेरेड, ठीक है। C की वैल्यू 2 से कहां तक चेंज कर सकते हो x तक, 2 से x तक इसकी वैल्यू चेंज होती है। द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज, ठीक है, ऐसा करने से एनर्जी कितनी कम हो जाती है, डेल्टा U इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आप ये देखो अगर इसकी वैल्यू है 2 तो कैपेसिटी क्या होगी, सॉरी, तो एनर्जी क्या होगी हाफ CV², ठीक है। C की वैल्यू है 2 और V² को V² रहने दो, ठीक है। अभी आप इसको रहने दो
टू 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी कम होती है -1/2 सी की वैल्यू क्या होगी बेटा x, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लो x v स्क्वायर और डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसमें से जो भी कॉमन आ जाए वो कॉमन निकाल लो 1/2 v स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बचेगा 1/2 v स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचेगा 2 - x, ठीक है। v की वैल्यू गिवन है 200, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू होगी 200 इंटू 200 और ये बचेगा 2 - x। लेकिन बेटा ये वैल्यू दी है माइक्रो में, ठीक है ना। तो माइक्रो का हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये -6 है, ये 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा -2, -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इक्वल टू 4 माइनस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, या एक काम करते हैं बेटा, चलो ऐसे ही रह दो, ये आ जाएगा 8 माइनस 4x, ठीक है ना। 4x यहाँ पे ले आओगे तो आ जाएगा 4, 4x इक्वल टू 4, x की वैल्यू होगी 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सही ऑप्शन क्या होगा इसका 1 माइक्रोफेरेड, 16 का ए। देखो 100 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और वोल्टेज कितना दिया आपको 200 वोल्ट, 1 सेकंड में आपको निकालना है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो Q इक्वल टू होता है Ne, ठीक है। अब Q की वैल्यू हम I के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू मालूम है आपको Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी IT इक्वल टू N, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू कैसे निकालोगे V अपॉन R, ठीक है, 200 ओवर 100, तो ये कितना बचेगा 2, टाइम कितना दिया 1 सेकेंड, ठीक है ना, इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इससे N इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है ना। ये 0 हटाओगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दो 4, ये हो जाएगा 5, 5/4 होता है 1.25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा 1.25 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन ए, ठीक है। 17 का ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, ये सबको मालूम होता है इम्पीडेंस 18, Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। सही ऑप्शन होगा डी। देखो बेटा, when an alternating voltage E equal to E naught sin omega t is applied to a circuit, the current I equal to I naught sin omega t प्लस π/2, और वोल्टेज क्या दिया बेटा E इक्वल टू E naught sin omega t, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। एवरेज पावर, तो पावर कितना हो जाएगा 0, एवरेज पावर क्या होता है VRMS IRMS cos phi, cos phi क्या होगा, phi की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, a current carrying wire kept in uniform magnetic field will experience a maximum force when it is at, ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये हो गया करंट कैरिंग वायर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। F इक्वल टू फार्मूला होता है BIL साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर रखा होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब B और I एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ऑप्शन हो गया ए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 21, the voltage across a resistor and inductor and capacitor connected in series to AC source are 20 volt, 15 volt and 30 volt, ठीक है ना, रजिस्टर के अक्रॉस VR गिवन है बेटा 20, VL गिवन है आपको 15 और VC गिवन है 30, ठीक है। फाइंड क्या करना था, रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, कैसे निकालोगे, V इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है, VR का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC 13 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 20 का स्क्वायर होगा 400, 15 का स्क्वायर होगा 222, अंडर रूट 6 25, ठीक है, और इसमें से बाहर आ जाएगा 25, ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा 25, ठीक है। इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी, देखो ये बैटरी है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो आउटसाइड बैटरी क्या होती है, +2 माइनस, और इनसाइड क्या होती है, -2 प्लस, तो आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्वेश्चन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट ए डिस्टेंस r इज e, एक पॉइंट चार्ज है 2q, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है e, तो e का फार्मूला क्या होगा बेटा, k 2q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, k 2q अपॉन r स्क्वायर। Then magnitude of electric field due to uniformly charged thin spherical cell of radius r with total charge q at a distance r by 2। अब हमारे पास एक r रेडियस का स्फेरिकल सेल है, इसको आपने चार्ज दिया q और इससे r by 2 डिस्टेंस पर निकालना हो, ये भी गिवन है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है ना, तो आउटसाइड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू होगी r by 2 का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 2e, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2e, सी ऑप्शन, ठीक है। 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 0.2 गॉस, ठीक है ना, 0.2 गॉस है H की वैल्यू, whereas its total magnetic field is 0.4 गॉस, ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 गॉस, ठीक है बेटा। जीरो 0.4 गॉस, द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज, ठीक है, तो उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो आप ये देखो, ये हो गया टोटल इंटेंसिटी I, ये हो गया एंगल ऑफ डिप, I के दो कंपोनेंट कर सकते हैं H एंड V, ठीक है, H की वैल्यू क्या होती है I cos थीटा, ठीक है, तो H भी गिवन है I भी गिवन है, cos थीटा क्या होगा H ओवर I, ठीक है, H की वैल्यू कितनी गिवन है, H की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2, I की वैल्यू कितना गिवन है 0.4, ये हो जाएगा 1/2, थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा 60 डिग्री, 24 का सी।
25 the current in the primary coil of a pair of coil change from 7 ampere to 3 ampere in 0.04 सेकेंड। ठीक है ना, करंट 7 एम्पियर से चेंज होती है 3 एम्पियर तक, टाइम कितना लगता है 0.03 सेकेंड, सॉरी 0.04 सेकेंड। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 0.5 हेनरी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दी है बेटा 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, तो E इक्वल टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी। ठीक है, E की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस एम की वैल्यू यहाँ पे बेटा केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है, तो M की वैल्यू 0.5, डी आई चेंज इन करंट कितना होगा 4, डी टी कितना होगा 0.04, पॉइंट हटा देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा 50 वोल्ट ए। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट सेक्शन हो गया। इसमें 25 में से